हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। बच्चों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जब झूठ और फरेब का पलड़ा भारी दिखाई देता है, परंतु अंत में जीवन में जीत सत्य की ही होती है। इस कहानी से यही बात चरितार्थ होती है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। तो आइए, ये कैसे पता चलता है, इस पाठ के जरिए जानते हैं हम। पुराने जमाने में एक मंद बुद्धि राजा था, जिसका नाई उसका मुंह लगा था। नाई धूर्त भी परले सिर का था। वह जिस कर्मचारी या दरबारी से खार खाकर बैठ जाता, उसका पटिया ही गुल कर देता था। बड़े बड़े दरबारी तक उससे भय खाते और चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर उसे नाराज होने का मौका नहीं देते। एक बार एक मंत्री ने उसकी किसी हरकत से नाराज होकर उसे झाड़ पिला दी। नाई था तो धूर्त थी, उसने मंत्री को ही मजा चखाने की ठान ली। नाई ने किसी लोभी पंडित की हथेली गरम करके राजा को बरगलाने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन पंडित पोथी पत्रा बगल में दबाकर राज दरबार में गया। राजा तो मंदबुद्धि था ही, जो नाई की उंगलियों पर नाचता था। पंडित जी उसे चुटकियों में बहका सकते थे। पंडित को आदर सम्मान देकर बैठाया गया। राजा ने अपनी ग्रह दशा जानने के लिए पंडित जी से अनुरोध किया, तो पंडित जी ने बनावटी जोड़ घटाव करके बताया, महाराज, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, परंतु एक समस्या है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, वह क्या कठिनाई है और उसका उपाय क्या है? पंडित ने फिर उंगलियों के पोर गिने और बोला, उपाय तो है, परंतु वह बहुत कठिन है, कहें तो बताऊं? सिखाया पढ़ाया हुआ पंडित कहाँ चूकने वाला था। उसकी जेब तो पहले से ही गर्म हो चुकी थी। ऊपर से राजा से भी दक्षिणा की रकम मोटी ही मिलनी थी। उसने चिंता का नाटक करते हुए उपाय बताया, राजन, आपके माता पिता को स्वर्ग में सभी सुख सुविधा प्राप्त है, पर एक दुख उन्हें सताता रहता है कि उनका कोई सलाहकार स्वर्ग में नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को उनके पास भिजवाया जाए जो यहाँ उनका विश्वस्त सलाहकार और रोचक बातें करने वाला व्यक्ति रहा हो। पंडित तो तीर निशाने पर मारकर चलता बना, पर राजा को दुविधा में छोड़ गया। राजा रात भर सोचता रहा कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि पिता के समय भी हमारे वर्तमान मंत्री इसी पद पर थे और वे पिताजी के प्रिय पात्र थे, परंतु ऐसे योग्य व्यक्ति को कैसे स्वर्ग भेजा जा सकता है। काफी उधेड़ बुन के बाद उसने निश्चय किया कि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, अन्य कोई व्यक्ति इस योग्य है ही नहीं। अगले दिन राजा बड़ी शोक मुद्रा में भारी भारी कदम रखते हुए आया और सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसने मौन भंग करते हुए कहा, सभासदगण, हम अपने मन पर पत्थर रखकर एक बहुत ही दुखद घोषणा कर रहे हैं। सभा में पंडित जी ने जो कहा वह आप सबने सुना होगा। हमने रात भर जाग कर हर पहलू पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जितना भी त्याग और बलिदान किया जाए वह कम है। हमारा यह विचार है कि मौत तो देर सवेर सबको आती ही है। हम जिस व्यक्ति को पिताजी के पास भेजना चाहते हैं वह हमें सबसे प्रिय है। वह व्यक्ति सबसे योग्य भी है, पर खून का घूंट पीकर भी हम उन्हीं को स्वर्ग भेजना चाहते हैं। हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है। राजा संभल कर बोला, ना चाहते हुए भी हमने अपने प्रिय प्रधानमंत्री को स्वर्ग भेजने का निश्चय किया है। सभासद सन्न रह गए। मंत्री को काटो तो खून नहीं, पर नाई का हृदय बल्लियों उछल रहा था। उसकी तो मन चाही मुराद पूरी हो गई। सभासदों के सिर झुक गए, सबकी वाणी को काट मार गया। राजा फैसला सुनाकर तुरंत उठकर चला गया। राजा की सभा समाप्त हो गई और सारे दरबारी बिना किसी से कुछ बोले सिर झुकाकर चले गए। मंत्री के तो पैर ही जवाब दे गए। उसने अंदाजा लगा लिया कि हो न हो यह दुष्ट नाई का कारनामा है।
हाँफता कांपता वह अपने घर पहुंचा और जाकर सीधा औंधे मुंह पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद मंत्री कमरे से बाहर आया और पत्नी से कहा, मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है। इस शोक को सहन करने के लिए अपना दिल मजबूत कर लो। परिवार वालों का खून जम गया, सांस रुक गई, जुबान पत्थर बन गई। हे राम, यह क्या कह टूट पड़ा। इनसे क्या अपराध हो गया है? इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? सवालों की आंधी ने उनके मन को झकझोर दिया। हिम्मत जुटाकर प्रधानमंत्री की पुत्री ने पूछा, पिताजी, हुआ क्या है जो इतना बड़ा पहाड़ हम पर टूट पड़ा? राजा का फैसला सुनाकर मंत्री ने आशंका जताई कि यह राजा के धूर्त नाई की साजिश लगती है। थोड़ी देर शांति रही। फिर मंत्री की पुत्री ने कुछ सोचकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। आप राजा से 1 महीने का समय मांग लें। राजा ने समय देकर दिन नियत कर दिया। वह दिन आने पर मंत्री का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोई 2 महीने बाद अचानक प्रधानमंत्री राज दरबार में प्रकट हो गए। वस्त्र तो उनके राजसी थे, पर दाढ़ी, मूछें और सिर के बाल बहुत बढ़े हुए थे। राजा ने अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछ लिया। प्रधानमंत्री ने नाई की तरफ भेद भरी दृष्टि से देखा। इन 2 महीनों में उसे नाई और पंडित की पूरी साजिश का पता चल गया था। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपके पिता बहुत दुखी हैं। यही बताने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। यह कहकर वह रुक गया। राजा अधीर हो उठा और जिज्ञासा की, बताइए मंत्रीवर, उन्हें क्या दुख है? क्या मैं उसे दूर कर सकता हूँ? अब मंत्री की पलटवार की बारी थी। उसने उदासी का ढोंग रचते हुए कहा, महाराज, स्वर्ग में नाई नहीं होते। आप देख रहे हैं मेरे बाल कितने बढ़े हुए हैं। उनका हाल तो इससे भी बुरा है। उनको नाई की जरूरत है। राजा तपाक से बोला, तो क्या हुआ, एक नाई भेज देंगे। मंत्री को राजा के मुंह लगे नाई को करनी का फल चखाना था। उसे नाई की हरकत का पता चल ही चुका था। नाई की कलई उसके सामने खुल चुकी थी। हुआ यह था कि 1 महीने की मोहलत लेकर मंत्री ने अपने घर से शमशान घाट तक एक सुरंग खुदवा ली थी। चिता के ऊपर एक ऐसा द्वार बना लिया था जिससे निकलकर वह सीधे अपने घर जा सकता था। द्वार नीचे की तरफ खुलता था। ऊपर से वह सामान्य चिता लगती थी। उस पर लकड़ियां रखी गईं तो किसी को पता ही नहीं चला कि मुर्दा रूपी मंत्री खिसक चुका है। उसके घर पहुंचने पर मंत्री की पुत्री ने पंडित के पास किसी परिवारजन को भेजा और उसे भारी रकम देकर नाई की चाल पता कर ली थी। जब राजा ने किसी नाई को भेजने की बात की तो मंत्री ने जान लिया कि चालाक नाई बच सकता है। इसलिए उसने राजा से प्रार्थना की कि इसका निर्णय कल पर छोड़ दीजिए और कल पंडित जी को भी सभा में बुला लीजिए। नाई घुटा हुआ बदमाश था। समझ गया कि अब कल को मेरी खैर नहीं। सभा समाप्त होने पर जब मंत्री घर गया तो उसने नगर कोतवाल को बुलाकर कहा, राजा के खास नाई के घर पर पहरा बैठा दिया जाए। पहरेदार खुफिया तौर पर नाई पर नजर रखे और घर से भागे तो पकड़ ले। आधी रात के बाद नाई कीमती सामान लेकर सपरिवार घर से खिसकने लगा तो सैनिकों ने उसे दबोच लिया। सवेरा होने पर कोतवाल ने नाई को सभा में पेश कर दिया। तभी पंडित जी भी आ गए। राजा ने कोतवाल से पूछा, नाई को क्यों लाए हो? इसे भेजने का फैसला तो हमने नहीं किया था। नाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, पर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। कोतवाल कोई जवाब देता इससे पहले ही मंत्री बोला, इसका उत्तर पंडित जी देंगे। राजा ने प्रश्न सूचक दृष्टि पंडित जी पर डाली। पंडित जी कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, अन्नदाता, ये नाई बड़ा धूर्त है। इसने बड़ा अनर्थ किया है और इसके पाप का मैं भी भागीदार हूँ। मेरी मति मारी गई थी। महाराज मारें या छोड़ें, आपके पिताजी को स्वर्ग में क्या दुख है? यह इसी पापी नाई द्वारा दिए गए लोभ और धन के कारण ही मैंने झूठ बताया कि स्वर्ग में आपके पिता महाराज को मंत्री की जरूरत है।
पंडित जी की बात सुनकर राजा आसन से खड़ा हो गया। क्रोध से थर थर कांपते हुए उसने कहा, हमें शासक रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2 कौड़ी के इस इंसान ने हमें उल्लू बना दिया, हमसे ऐसा अनर्थ करा दिया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इस नाई का मुंह काला करके इसके गले में जूतों का हार डालकर गधे पर बैठाकर नगर भर में घुमाया जाए, बाद में इसे फांसी दे दी जाए। फिर पंडित की तरफ आंखें तरेर कर देखते हुए राजा ने कहा, विप्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, पर ऐसा विधान नहीं है। इसको तो शास्त्र के अनुसार सख्त से सख्त सजा यही दी जा सकती है कि इसे देश निकाला दे दिया जाए। यही हमारा फैसला है। आदेश का तुरंत पालन हो। यह कहकर राजा सिंहासन से नीचे उतरा और मंत्री के पास जाकर खड़ा हो गया। राजा बोला, जो अपराध हमने आपके साथ किया है उसके लिए हम दंड के भागीदार हैं। आप हमें प्रधानमंत्री के नाते सजा सुनाएं। मंत्री झुककर बोला, महाराज, आपका कोई दोष नहीं था। यह सारा षड्यंत्र इस नाई और पंडित का था। पंडित की सजा तो बरकरार रखी जाए, पर नाई के लिए तो यही सजा काफी है कि इसका मुंह काला करके घुमाया जाए और सेवा से हटा दिया जाए। मंत्री का फैसला सुनकर सभासदों ने राजा और मंत्री की जय जयकार की। राजा के न्याय और मंत्री की उदारता की सभी ने प्रशंसा की। लोगों ने एक स्वर में कहा, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। इसी के साथ यह कहावत भी जुड़ गई। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको पसंद आया होगा और रोचक भी लगा होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन में जैसा काम करेंगे वैसा ही भविष्य में इसका परिणाम हमारे सामने आएगा। इसलिए तो कहते हैं झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोल बाला, यानी कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।